उस वक्त के जब पॉलिटिकल अनसर्टनिटी अपने अरूज पर है और मुआशी एतबार से हमें कोई राह सामने दिखाई नहीं दे रही। नाजरीन, आलमी मंडी में अजनास की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई, करंट अकाउंट खसारे के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवक्कुआत और अंदाजों के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला भी कर लिया गया है। आज ही मॉनेटरी पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक जो सामने आई, मौजूदा सतह बरकरार रखने से रमामा महंगाई की शरह में कमी की तवक्को की गई है, जबकि मुल्क में जारी बेयकीनी की कैफियत और बैरूनी खातों पर मुसलसल दबाव बरकरार है, जिसमें आइंदा कुछ अरसे में कमी होगी। बजट के पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फॉरेक्स और मनी मार्केट ने रिएक्ट किया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया है। इस सारी सूरत हाल में आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली कब होगी, इस बारे में तो शायद बसूत से वजीर आजम भी नहीं कह सकते, जो बहरहाल दावे कर रहे हैं कि हो जाएगी। लेकिन काबीना मेंबरान की जानिब से डेट रिस्ट्रक्चरिंग और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से बयानात जरूर सामने आ रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से डेट रिस्ट्रक्चरिंग को खारिज-उल-इम्कान करार न देने के बाद वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की तरफ से बयान सामने आया है कि हुकूमत का फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है कि अगर आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हुआ तो कौम को एतमाद में लेंगे। कुछ अहम सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। हम बार बार वजीर खजाना इसहाक डार साहब को दावत दे रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इन सवालों का जवाब दें। आपके सामने ये सवाल रख देते हैं। पहला सवाल, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि आईएमएफ पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा, क्यों हमारी नीड्स के हवाले से सिंपैथेटिक नजर नहीं आ रहा। दूसरा सवाल इसहाक डार साहब के दावे के हवाले से है। डार साहब का मानना है कि इन वजूहात में से जियो पॉलिटिक्स एक वजह है। सवाल है कि जियो पॉलिटिक्स क्या मिफ्ता इस्माइल के जाने के बाद और इसहाक डार साहब के आने के बाद इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है, और इज दिस जस्ट अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अ कॉन्फिडेंस क्राइसिस। तीसरा सवाल, चीन, अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान को $6 अरब देना कोई मसला नहीं है। डार साहब ने क्लेम किया कि आईएमएफ हमें एक साजिश के तहत शायद पैसे नहीं दे रहा, लेकिन क्या इन मुमालिक, हमारे दोस्त मुमालिक की जानिब से फाइनेंशियल गैप को खत्म करने में मदद ना करना भी किसी साजिश का हिस्सा है? चौथा सवाल, रीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है कि जब आप डिफॉल्ट के करीब हों या फिर आपके ऑप्शंस खत्म हो गए हों। क्या ऐसा करने से मार्केट्स में पैनिक शुरू नहीं हो जाएगी, जिस तरह डार साहब ने आउट ऑफ द ब्लू रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से एतमाद में लिया? पांचवा सवाल, हमारे बायलैटरल डेट का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ है। क्या यह मुमकिन है कि डिफॉल्ट डिक्लेयर किए बगैर चीन के साथ इस कॉम्पोनेंट की रीस्ट्रक्चरिंग मुमकिन हो सके? छठा सवाल, अंदरूनी कर्ज यानी कि डोमेस्टिक डेट को कर्ज की तंजीम नौ यानी ओवरऑल डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? सातवां सवाल, रवां माली साल में $25 अरब की बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए कोई काबिल अमल ठोस मंसूबा है? आठवां सवाल, क्या कमर्शियल बैंक्स और सकूक खरीदार पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर इन्हिसार किया गया है इस बजट में? नवां सवाल, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17.5%, मिनिमम वेज 32,000 रुपए करने पर यकीनन $600 अरब खर्च होंगे एक अंदाजे के मुताबिक। हम अंदरूनी खर्च, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देयर इज नो क्लैरिटी। 10th यानी कि 10वां सवाल, तकरीबन 1 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए अशद जरूरत है। क्या इकदाम लिए गए हैं इस हवाले से? क्यों इस मुल्क में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ अब भी बढ़ा नहीं जा रहा? 11वां सवाल, एफबीआर टैक्स हदफ में तकरीबन $2,000 अरब का इजाफा किया गया है। टारगेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड इलॉजिकली। बरामदात पर टैक्स वसूली के अलावा यह हदफ कैसे हासिल किया जाएगा? क्या यह रियलिस्टिक है एक कंस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमी के अंदर? हाफ द टैक्स बेस इज इम्पोर्ट बेस्ड, और हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिधर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बहरहाल हमारे ऊपर स्लैप ऑन की गई हैं। ये रेवेन्यू आएगा कहां से? 12वां सवाल, नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में पेट्रोलियम लेवी दुगना कर दिया गया है, पेट्रोलियम लेवी का टारगेट। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ये लेवी $50 फी लीटर से $75 फी लीटर कर दिया जाएगा। इसकी इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? 13वां सवाल, बजट की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स 70% तक पहुंच जाएगा कि जिससे कॉर्पोरेट और सनती सेक्टर बंद हो जाएगा। बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा होगा। टैक्स शरह कम करने, टैक्स बेस बढ़ाने की बजाय ये इकदाम क्यों लिए जा रहे हैं? 14वां सवाल, पाकिस्तानी अवाम 18% जीएसटी पहले ही देती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
और ट्रेडर्स, रिटेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ज़रात पर टैक्स कब लगेगा? 15 यानी कि 15वां सवाल। नॉन फाइलर्स पे 50,000 रुपए से जायद कैश निकालने पर टैक्स आयद किया जाएगा। इससे कैश इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ऐसा इकदाम करते क्यों है कि जिससे ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी में लोग चले जाएं और साथ ही डॉक्यूमेंट ना होने का एक इंसेंटिव मिल जाए आवाम को। पहले ही आम आदमी के लिए बैंक अकाउंट्स खुलवाना एक अजाब है, ये उल्टा इकदाम क्यों? आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, अब हर पाकिस्तानी बाहर से $1 लाख कैश में ला सकता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बगैर किसी पूछगछ के। क्या ये एक और एमनेस्टी स्कीम नहीं है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में मदद नहीं देगी? IMF और फैटफ इस पर क्या कहेंगे? क्या इन फैसलों से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाले जाने का खतरा बढ़ तो नहीं गया? बात करेंगे साबिक वफाकी वजीर खजाना और लीडिंग इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद हैं।